नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेआरएफ प्लांट साइंस का जो क्वेश्चन पेपर 2024 में आया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी जेनेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम किसी और वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट सॉरी fertilization is an important event in angiosperm, ठीक बात है, which involves several critical activities. Below are the few major steps of fertilization in plants. Arrange them for the beginning of the last. ठीक है, यानी शुरुआत से लास्ट तक का हमें फर्टिलाइजेशन एक्टिविटीज को हमें क्रम बताना है, उनका ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है? पोलन जर्मिनेशन, एंथेसिस बाय पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पेनिट्रेशन। तो सबसे पहले तो मेल फ्लावर से पोलन के डिस्पर्सन या फिर जो फ्लावर से जो पोलन निकलने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एंथेसिस। तो सबसे पहले क्या होगा? एंथेसिस होगा। ठीक बात है भाई। एंथेसिस के बाद में क्या करेगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का मतलब होता है मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास में जाके लैंड करना। ठीक है, लैंड करने के बाद में पोलन क्या करेगा? स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद में पोलन का जर्मिनेशन होगा। तो एंथेसिस या पॉलिनेशन के बाद में क्या आता है? आपका पोलन जर्मिनेशन। ठीक है, पोलन जर्मिनेशन के बाद में क्या होता है कि आपका ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है, उसकी पोलन ट्यूब होती है, वो पेनिट्रेट करती है किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। तो पेनिट्रेशन ऑफ ओव्यूल। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ ओव्यूल। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब पेनिट्रेशन के बाद में क्या करना है? फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमीट का जो यूनाइट होता है, मेल और फीमेल गैमीट जब जुड़ते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले ऑप्शन हो जाएगा बी आ गया। बी के बाद में आपका पोलन जर्मिनेशन ए हो गया। ए के बाद में पेनिट्रेशन ऑफ द ओव्यूल, दैट मीन्स डी हो गया। और सबसे लास्ट में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो बी ए डी सी। तो आपका ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन था, जैसे स्टेप्स पूछे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है असर्शन एंड रीजनिंग के। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको फैक्ट्स पता है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस आपसे फैक्ट्स पूछा जाता है कि हाँ भाई ये बात सही है या गलत है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपने ठीक से चीजें पढ़ी हैं तो आपको बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस को। इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो मजा तो आएगा ही। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक को हम असर्शन बोलते हैं, दूसरे को हम उसका रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो असर्शन में एक फैक्ट दिया गया है, इसमें बोला गया है कि किसी यूकेरियोटिक सेल, इन यूकेरियोटिक सेल्स द न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑफन मॉडिफाइड आफ्टर ट्रांसलेशन। तो ये फैक्ट बात है, क्योंकि यूकेरियोट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन होने के बाद में प्रोटीन की जो चेन बनती है या पॉलीपेप्टाइड जो बनता है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये बात तो ठीक बात है। फिर इसका रीजन दे रहे हैं ये कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन सच एज फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन एंड क्लीवेज may occur to the polypeptide chain to attain its functional form। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक बात है। इसीलिए क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं किसी पॉलीपेप्टाइड को उसकी फंक्शनल स्टेज में लाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस का एक काम और होता है कि जैसे आपकी प्रोटीन तो आपके साइटोप्लाज्म में बन गई, बट हर एक प्रोटीन का, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसी एंजाइम की नीड है,
तो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम को बनाने के लिए, अब जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क कर रहा है या वहाँ की फंक्शनरीज में काम आ रहा है, तो जो पॉलीपेप्टाइड आप डराइव कर रहे हो वो किसके स्पेसिफिक होना चाहिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है, प्रोटीन्स के कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो जैसे मैं एंजाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एंजाइम भी एक प्रोटीन का ही एक तरह से रूप होता है। ठीक है। तो हर एक सेल ऑर्गेनेल को या फिर एवरी टिश्यू को अलग अलग प्रोटीन्स की नीड होती है। तो इतनी सारी प्रोटीन्स को बनाना, ये ह्यूमन का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी के कारण क्या होता है, उनके लिए डिफिकल्ट होता है कि हर एक प्रोटीन के लिए एक सिंगल मतलब नंबर ऑफ जीन्स को इंक्रीज कर दो। ठीक है। लेकिन हम अपने जीनोम साइज को या फिर डीएनए के कंटेंट को इतना भी नहीं बढ़ा सकते हैं कि बहुत ज्यादा और कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाए। इसलिए क्या होता है, अगर एक जीन है उसका कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या करते हैं उसको, अ, उस प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड में कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस करते हैं जो उसको अलग अलग सेल ऑर्गेनेल के स्पेसिफिक या फिर किसी टिश्यू स्पेसिफिक वो बनाने की प्रक्रिया होती है। अब आगे बात करते हैं हम। फिर से टू स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, हेटेरोसिस रेफर टू द फिनोमेना where hybrid offspring exhibit superior trait performance compared to their parents। ये ठीक बात है, क्योंकि हेटेरोसिस में क्या होता है, जो उसकी प्रोजेनी आती है, जो F1 आता है, वो दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होता है। ठीक बात है। फिर इसका स्टेटमेंट दूसरा है, हेटेरोसिस इज प्राइमरली attributed टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फेवरेबल alleles फ्रॉम ईच पेरेंट्स। ठीक है। रिजल्टिंग इन enhanced trait परफॉर्मेंस ऑफ द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हाइब्रिड जो बनता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे पेरेंट वन के अंदर कोई खामियां थी और कुछ अच्छाइयां थी, पेरेंट टू के अंदर कुछ खामियां थी और कुछ इनके अंदर खूबियां थी। तो जब इनके पेरेंट्स का, जब इन दोनों पेरेंट्स का क्रॉस कराया जाता है, तो इनका जो हाइब्रिड होता है उसके अंदर क्या होता है, दोनों पेरेंट्स के गुड कैरेक्टर्स को एक्सप्लॉइटेशन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम जेनेटिक बेसिस ऑफ एट्रोसिस पढ़ते हैं, तो हमें दो कॉन्सेप्ट या तीन कॉन्सेप्ट हम जनरली पढ़ते हैं। तो पहला होता है, एक थ्योरी दी गई थी जिसको बोलते हैं डोमिनेंस हाइपोथेसिस। और एक इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि पेरेंट वन के अंदर सपोज करो जीन ए के लिए रिसेसिव एलील्स हैं, पेरेंट टू के लिए जीन बी के लिए रिसेसिव एलील्स हैं। अब डोमिनेंस हाइपोथेसिस बोलती है कि जो रिसेसिव एलील्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना नेगेटिव डेल्टीरियस इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन जब वो F1 में आते हैं, तो अब मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कैपिटल ए, फिर क्या हो गया, स्मॉल बी, ये आपका पेरेंट वन है। इसको जब मैं क्रॉस कराता हूँ, स्मॉल ए कैपिटल बी, पेरेंट टू, तो पेरेंट वन के पास में क्या हुआ, डोमिनेंट अलील है, ये फेवरेबल अलील है या फिर हमारा डिजायरेबल अलील है। जो स्मॉल बी होता है, ये क्या है, ये नेगेटिव डेल्टीरियस इफेक्ट शो करता है। पेरेंट टू के पास में स्मॉल है, ये एक रिसेसिव अलील है जो कि इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिसेसिव कैरेक्टर है और ये नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। लेकिन जो कैपिटल बी है, ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, तो पेरेंट टू के अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं इसको यहाँ पॉजिटिव पॉइंट लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ नेगेटिव लिख देता हूँ। इसके कॉन्ट्रास्टिंग सेकंड पेरेंट के पास में मैं इसको नेगेटिव मेंशन कर देता हूँ और जो कैपिटल बी है इसको पॉजिटिव कर देता हूँ। जब हम इसका हाइब्रिड बनाते हैं, तो हाइब्रिड के अंदर ए कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। दैट मीन्स ये कैपिटल ए स्मॉल ए को मास्क करेगा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी को मास्क करेगा। तो इस तरह से हम कह के चलते हैं कि इसके पास में ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया और इसके पास में भी ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। यानी कि पेरेंट वन और पेरेंट टू के अंदर जो अच्छी चीजें थी उनको हमने हाइब्रिड के अंदर कंबाइन कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है, हाइब्रिड परफॉर्म करता है सुपीरियर किसके, पेरेंट्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है जस्ट मैचिंग के लिए, तो ये फैक्ट्स है। जैसे इरूसिक एसिड होता है, अगर इसकी हम बात करें तो ब्रसिका या फिर जो ऑयल सीड ब्रसिका है, इसके अंदर दो डिफेक्ट्स होते हैं।
यहाँ पे डिफेक्ट्स बोल के उनको एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्रसिका ऑयल के अंदर कुछ नेगेटिव फैक्टर्स मिलते हैं। तो इनमें से एक होता है एरुसिक एसिड और एक को हम बोलते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स। ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स को करेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर भी कनाडा के अंदर भी क्या किया गया है, कुछ वेराइटीज को डेवलप किया गया है। तो इंडिया के अंदर जैसे अगर एग्जांपल की बात करें जिसके अंदर एरुसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स दोनों कम है, एरुसिक एसिड और ग्लूकोसिनेलेट, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ब्रसिका की वैरायटी है जैसे PM31 हो गई। ये एक डबल जीरो वैरायटी है। कैसी वैरायटी है, डबल जीरो। डबल जीरो का मतलब होता है कि एरुसिक एसिड और ग्लूकोसिनेलोइड्स इस वैरायटी के अंदर दोनों ही परमिसिबल लिमिट के अंदर है। ठीक बात है। तो एरुसिक एसिड का कौन सा हो गया, थर्ड के अंदर हो गया ए। फिर हमारे पास में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे होते हैं, बोआ। बोआ क्या होता है, ये लेथाइरस सैटाइवस क्रॉप होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक नेगेटिव फैक्टर होता है। ठीक है। जो कि पैरालिसिस या फिर इस तरह की एक्टिविटीज करता है। तो बोआ का अगर किस क्रॉप में पाया जाता है तो हम लेथाइरस के लिए टिक करेंगे, तो सी के अंदर हो गया 4। इसके बाद में हम पढ़ते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर। अब ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, ये मेनली सोयाबीन के स्पेसिफिक होता है। किसके, सोयाबीन। आजकल इसके ऊपर बहुत ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइसिन मैक्स। फाइटिक एसिड ये मेज के स्पेसिफिक होता है। तो अगर हम इनके ऑप्शंस को देखते हैं तो थर्ड के अंदर आएगा ए। तो सारे ऑप्शंस में दे रखा है थर्ड में ए, तो सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब बात करते हैं बी के अंदर, आपने बोला है फर्स्ट, तो बी के अंदर फर्स्ट में आ रहा है सिर्फ ये फोर्थ ऑप्शन। सी में हो गया आपका फोर्थ एंड डी के अंदर आपका हो गया सेकंड, तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें लिखा गया है कि ट्रू स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट। तो इसमें बोलता है ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच डीएनए जीन सीक्वेंस इज ट्रांसक्राइब टू मेक ए आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक बात है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। आरएनए सिंथेसिस हो गया। देन सेकंड स्टेटमेंट है वो, फॉर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर सिचुएटेड अपस्ट्रीम ऑफ द जीन टू ट्रांसक्राइब। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए हमारे पास में एक एंजाइम होना जरूरी है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज की अब जब हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, जैसे हम अगर प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो हमारे पास में जितने भी आरएनए बनते हैं, है ना, आरएनए कितने टाइप के होते हैं, मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप जनरली आपके लिए ये है कि 3 टाइप के आप आरएनए अभी बीएससी के अंदर या फिर जेआरएफ की पढ़ाई की होगी तब आपने ये पढ़े होंगे। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है राइबोसोमल आरआरएनए, तीसरा होता है टीआरएनए। ठीक है। तो इनमें से जो एमआरएनए होता है वो आपका जो जिसको बोलते हैं ना कि वो मैसेंजर आरएनए होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो एक्चुअली मैसेंजर आरएनए के थ्रू आगे ट्रांसफर होते हैं। जैसे डीएनए के जीन हो गई, जीन्स, ऐसी जीन्स जो मैसेंजर आरएनए को डेराइव करती हैं। फिर एमआरएनए किस में ट्रांसलेट होता है, प्रोटीन्स में होता है। प्रोटीन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, स्ट्रेट का एक्सप्रेशन होता है प्रोजेनी के अंदर। ठीक बात है। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो एमआरएनए हो गया, चाहे आपका हो जाए ये आरआरएनए, या फिर आप इसको कह लो कि ये टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इन तीनों या फिर सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए होते हैं उनको एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि इन तीनों आरएनए के लिए सिर्फ एक एंजाइम होगा जिसको हम बोल रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो जो एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है और टीआरएनए होता है, इनके लिए 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कितने टाइप के, 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन्स को डेराइव करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है वो किसको डेराइव करता है, एमआरएनए को बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो मेनली टीआरएनए को बनाता है। अब जब कभी लेक्चर हो गया हमारा इसका तो मैं इसको डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं
कि आरएनए पॉलीमरेज 1 सारे आरएनए को डिराइव नहीं करता है। कुछ और चीज है जो हम लेक्चर आगे जब होगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से बस इतना ही है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि एक इंडिविजुअल डज नॉट शो ए ट्रेट इवन दो दे हैव एप्रोप्राइएट जीनोटाइप, है ना। यानी कि किसी ट्रेट के इंडिविजुअल के अंदर अगर कोई ट्रेट खुद को शो नहीं कर पा रहा है तो इस ट्रेट को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस ट्रेट को हम क्या बोलेंगे, जैसे कोडोमिनेंस का मतलब होता है, सपोज करो आपके पास में दो कैरेक्टर्स हैं, दो, या फिर मैं इस तरह से मान के चलूं कि कैपिटल ए है एक पेरेंट्स के बाद में, दूसरे पास में स्मॉल ए है। इन दोनों का कोई पर्टिकुलर ट्रेट होगा, इसका कोई ट्रेट होगा, है ना, और इसका भी कोई ट्रेट होगा। अब कोडोमिनेंस का मतलब हुआ कि जब ये एक दोनों एक दूसरे के साथ में आते हैं तो ये दोनों कैरेक्टर्स ही क्या करेंगे, एक दूसरे को शो करते हैं। इनमें कोई मास्किंग इफेक्ट नहीं होता, जैसे डोमिनेंस में क्या होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए को मास्क कर देगा, बट यहाँ क्या होता है, ऐसा कोई मास्किंग इफेक्ट नहीं होता है। दोनों ही एलील्स आपके डोमिनेंस या डोमिनेंट एलील की तरह बिहेव करते हैं। पार्शियल डोमिनेंस में क्या होता है कि जो स्मॉल ए होता है वो थोड़ा सा आपके जो डोमिनेंट एलील के इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं पार्शियल डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब होता है कि आपका जो कैरेक्टर है ना, उसके अंदर जीन तो एक तरह से उस जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एप्रोप्राइएट जीनोटाइप तो है, लेकिन क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है ना, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है वो जीन्स, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ठीक है। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है कि जितना इफेक्ट होना चाहिए उतना इफेक्ट ना होके वो वेरी कर रहा है कुछ लेवल पे, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक को फिर से असर्शन बोल रहे हैं, दूसरे को हम रीजनिंग बोलते हैं। असर्शन कहता है कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द लैगिंग स्ट्रैंड इज रेप्लिकेटेड इन शॉर्ट पीसेस, ठीक बात है। फिर दूसरा आता है डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज द डीएनए ओनली इन वन डायरेक्शन विच इज 5' to 3 डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया 5' to 3' एंड, और जो हमारा दूसरा एंड हो गया 3' to 5' एंड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज जिस एंजाइम को बोल रहे हैं, सपोज करो ये आपका है लीडिंग स्ट्रैंड, है ना, ये लीडिंग स्ट्रैंड है और इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज मूव कर सकता है। तो अगर मैं ये डीएनए के दो स्ट्रैंड थे इनको सेपरेट कर देता हूं तो आपका जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो यहाँ जाके बाइंड करेगा। तो ये 5' एंड है तो यहाँ ये बनाएगा 3' के बाद में 5' एंड, और वो इस तरह से मूव करेगा, यानी 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो सिर्फ यहाँ से 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, अब अगर ये यहाँ जुड़ा हुआ है तो यहाँ इसके लिए कोई स्पेस नहीं होगा जुड़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ इसके अपोजिट में जब जुड़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके जुड़ने की वजह से इधर जो स्पेस होगा ना ये क्या एक्चुअल में बंद रहता है ना, तो यहाँ कोई इसको स्पेस नहीं होगा इस डीएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए। तो वो क्या करेगा, यहाँ जुड़ने की कोशिश करेगा, यहाँ जुड़ेगा तो इसको फ्री 3' एंड नहीं मिलेगा, किसके ऊपर, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। तो अगर इसको फ्री 3' एंड नहीं मिला लैगिंग स्ट्रैंड का तो ये बस टेम्परेरी पोजीशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज इस लैगिंग स्ट्रैंड पे बढ़ेगा और थोड़ा सा ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा और फिर उसके बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसेस। फिर से ये आगे बढ़ता रहेगा, फिर से डीएनए पॉलीमरेज दूसरे प्लेस पे करेगा, इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाता जाता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है वो 3' to 5' मूव नहीं कर सकता, ये सिर्फ 5' to 3' मूव करता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये दोनों ही ठीक बात है, ठीक है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी कि क्यों छोटे वाले फ्रेगमेंट्स बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म फॉर द प्लांट और एन एम्ब्रियो दैट कंटेन्स ओनली गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, गैमेटिक क्रोमोसोम का नंबर का मतलब होता है जो आपके गैमेट्स के अंदर मिलता है ना। तो गैमेटिक जो क्रोमोसोम नंबर होता है, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, तो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज आपका क्या होता है, इक्वल टू हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। क्या होगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अब एक शब्द और आता है जिसको हम बोल देते हैं आपका जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है ना, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक, अब हैप्लॉइड में और बेसिक क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस क्या है वो आप देखिए। जैसे हैप्लॉइड का मतलब हुआ, सपोज करो आपके पास में ये व्हीट क्रॉप है, तो व्हीट में 2n इज इक्वल टू कितने होते हैं, जाइगोटिक क्रोमोसोम नंबर 42 होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जब इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसमें दो गैमेट बनेंगे, या फिर आपके जितने गैमेट बनते हैं, तो इन गैमेट्स के अंदर क्या होगा, 21 क्रोमोसोम इसमें होंगे, 21 क्रोमोसोम इसमें होंगे। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर जो गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट थे। दूसरी बात आती है बेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, किसी स्पीसीज का जो उसका बेस होता है, यानी कि वीट के अंदर, वीट को हम बोलते हैं हेक्साप्लॉइड क्रॉप, है ना, क्या बोलते हैं, हेक्साप्लॉइड, यानी कि वीट का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो है 7। 7 को ही हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, हेक्साप्लॉइड करते हैं, तभी तो 42 बनता है। तो वीट का बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n को वीट के अंदर, 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x। ठीक है, x मीन्स जो इसकी बेसिक क्रोमोसोम होता है, या फिर इसके एक तरह से देखो, इसका जो प्रोजेनेटर, डिप्लॉइड प्रोजेनेटर था, उसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज बेसिक क्रोमोसोम नंबर, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, which of the following factor influences the determination of isolation distance requirement in cross pollinated crops। ठीक है, तो भाई प्लांट हाइट, जर्मिनेशन रेट, सॉइल फर्टिलिटी, इनसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट आपका इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, both the plant and animal cells contain the some small organelles called peroxisomes which are dedicated to metabolism of substance। ठीक है, तो peroxisome कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स या फिर उसकी मेटाबॉलिज्म में उसको हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो गया फैट्स एंड अमाइनो एसिड। ठीक है, शुगर की जब बात करेंगे या स्टार्च की बात करेंगे, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड इन वाइड डायरेक्शनल मैनर फ्रॉम मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि जैसे हमारा इस तरह का क्रोमोसोम दिखता है, यानी लीनियर फॉर्म में जो हमारा डीएनए दिखता है, ये किसमें है, यूकेरियोट्स के केस में है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में ये डीएनए होता है। ठीक है, इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। हमारा कैसी फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, यहाँ एक ट्रांसक्रिप्शनल, या जो आपका डीएनए के लिए यहाँ एक स्पेस बनेगा। ठीक है, और इस बबल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी जाता है, और डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है प्रोकैरियोट्स में, वो बोथ द डायरेक्शंस में इस तरह से मूव करता है डीएनए का पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है, इसलिए ये बोथ द डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पे बन रहे थे, जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। यहाँ लिखा हुआ है दे आर सिंथेसाइज ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड, ये बात गलत है, क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट छोटे डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। कहाँ फॉर्मेशन होता है उनका, लीडिंग स्ट्रैंड पे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट थर्ड सेकंड इज फॉल्स, क्योंकि ये लैगिंग स्ट्रैंड आएगा, यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड नहीं होता है। आगे हम बात करें तो इसके अंदर मार्कर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा हुआ है कि एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि आपका AFLP मार्कर दिया हुआ है,
is a type of molecular marker that relies on the enzymatic digestion and polymerase chain reaction। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि AFLP जो मार्कर होते हैं ना, जैसे एम्पलीफाइड का मतलब हो गया कि एम्पलीफिकेशन किससे करेंगे हम, पीसीआर से करेंगे। किससे करते हैं, पीसीआर से करते हैं। फ्रेगमेंट बना रहे हैं तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसका डाइजेशन करोगे, है ना। तो ये किससे होता है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होता है। इनकी लेंथ की पॉलीमरफिज्म को हम डिटेक्ट करते हैं, यही क्या होता है, हमारा एएफएलपी मार्कर होता है। तो एएफएलपी मार्कर की लिए ये बात बिल्कुल सही है कि पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन दोनों इस एंजाइम के लिए, इस मॉलिक्यूलर मार्कर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक बात है। फिर बात करते हैं हम कि restriction fragment length polymorphism is a type of molecular marker that detects variants in the length of the DNA fragments which are generated by the digestion with the restriction enzyme। ठीक है। तो फिर से RFLP में क्या हो गया, इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कोई फ्रेगमेंट बनाया गया है ना। तो ये किससे, ये बिल्कुल बात सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या होंगे आपके, ट्रू होंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब इसमें पूछा गया है कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जीन रेगुलेशन का बैक्टीरिया के अंदर किसने दिया। तो ये सब जानते हैं, जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। अब ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं या बैक्टीरिया होता है, उनके अंदर इतना बड़ा जीनोम नहीं होता, डीएनए बहुत ज्यादा नहीं होता है, उनकी सेल साइज छोटी होती है, बट उनको फंक्शन करने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए मल्टीपल प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है ना। तो उनको क्या करना है, बैक्टीरिया को या तो हर एक जीन के लिए, जैसे जीन की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जीन के कंपोनेंट्स होते हैं, प्रमोटर रीजन, है ना, जीन के खुद के रीजन्स होते हैं, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स एंड पॉली, लास्ट का जो पार्ट होता है पॉली एडेनाइलेशन, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें किस में होती है, जो इंट्रॉन एक्सॉन की बात कर रहे हैं, ये यूकेरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ जीन होगी, आपके एक्सॉन्स होते हैं। तो क्या होता है कि एक सिंगल प्रोमोटर, है ना, एक सिंगल प्रोमोटर रीजन होता है जो कि आपकी मल्टीपल जीन्स को, जैसे इसको बोल देता हूं मैं जेड वाई ए, यानी कि जैसे ये एग्जाम्पल है एक्चुअल में लैक ऑपेरॉन का। तो इसमें क्या होता है, अगर लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म अगर किसी बैक्टीरिया को करना है तो उसको इन तीन एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो क्या होगा, इन तीनों जीन्स को ऑपरेट करने के लिए हम तीन डिफरेंट डिफरेंट प्रोमोटर्स रख सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, इसमें एक सिंगल प्रोमोटर होता है जो इन सारी जीन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इस तरह के जो मॉडल होता है, इसको हम बोलते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें मल्टीपल जीन्स कंट्रोल होती हैं सिंगल प्रोमोटर के साथ में। ठीक बात है। जब इसका थ्योरी लेक्चर होगा तो हम इसको डिटेल से समझेंगे, बट ओपेरॉन मॉडल गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेस्मोगेमी इन प्लांट्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। क्या होता है चेस्मोगेमी का मतलब होता है कि ऐसा फ्लावर जो सबसे पहले खुद को पॉलिनेट करेगा, यानी एक क्लोज फ्लावर होता है जो खुद बंद रहता है, सबसे पहले वो खुद को पॉलिनेट करता है ना। पॉलिनेशन होने के बाद में वो क्या करेगा, वो फिर ओपन होगा, है ना। तो ये किस तरह की मैकेनिज्म है चेस्मोगेमी, कि जिसके अंदर फ्लावर, हाँ, विच कंडीशन इन विच फ्लावर्स ओपन ओनली आफ्टर दे हैव बीन पॉलिनेटेड, यानी कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को एक तरह से प्रमोट करता है। तो ये चेस्मोगेमी किसके अंदर मिलती है, राइस के अंदर मिलती है। ठीक है। एक कंडीशन होती है आपकी क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी में क्या होता है, वो फ्लावर ऑलवेज क्लोज्ड होता है, कभी भी वो ओपन नहीं होगा। तो ये हमेशा क्या करेगा, ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्लेस्टोगेमस होते हैं, जिनके अंदर फ्लावर कभी भी नहीं खुलता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लेस्टोगेमी कंडीशन। इसका एग्जाम्पल है वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक को असर्शन बोल रहे हैं, एक को रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इन नेचर टेट्राप्लॉइड, ठीक बात है, एंड हेक्साप्लॉइड वीट रिप्रोड्यूस एज ए डिप्लॉइड। ठीक है, यानी वो डिप्लॉइड की तरह बिहेव करते हैं, कौन, हेक्साप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ठीक है। अब इसमें रीजन लिखा हुआ है कि एक अलील होता है जिसको बोलते हैं PH1,
PH1 allele in chromosome 5b. Each chromosome pair only with its homologous from the same genome and reproduce as a diploid. तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। कि जैसे वीट का हेक्साप्लॉइड का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, तो वीट के अंदर क्या हुआ है, जैसे 3 जीनोम है इसके अंदर, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल डी। अब क्या हुआ, जो कैपिटल ए होता है इसके पास में भी 7 क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, इसके खुद के यूनिवेलेंट्स होते हैं। कैपिटल बी होगा, इसके भी 7 यूनिवेलेंट्स होते हैं, और जो डी होता है वो 7 यूनिवेलेंट्स इसके भी होंगे। ठीक है। अब इसके दो ए जीनोम का दूसरा होमोलोगस पार्ट होगा, उसके पास में भी क्या होंगे, इस तरह से होते हैं। ठीक है। और बी के पास में भी 7 यूनिवेलेंट्स होंगे, यानी 7 क्रोमोसोम्स सिंगल ये है, तो इसका काउंट दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम पार्ट है वो ए के पास है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये ए बी डी इस तरह से गैमेट फॉर्मेशन करते हैं जैसे नॉर्मल डिप्लॉयड स्पीसीज हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक के अंदर दो कैपिटल ए चले जाएं, एक बी चला जाए, है ना, दूसरे के अंदर क्या हो, आपका दो डी आ जाए और एक आपका रह जाए यहाँ बी। इस तरह की कंडीशन हो सकती थी, क्योंकि होमोलोगस पेयरिंग के जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो बी हमारा जो जीनोम होता है, इसका फिफ्थ नंबर का, इन 7 में से जो फिफ्थ नंबर का क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं 5b, इस क्रोमोसोम पे क्या है, एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं PH1। ये PH1 जीन क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि ए का पेयर ए के साथ में आएगा, बी का पेयर बी के साथ में आएगा, डी का पेयर डी के साथ में आएगा। ये कभी भी इस तरह से होमोलोगस पेयरिंग नहीं होगी कि ए बी के साथ पेयर कर गया या बी डी के साथ में हो गया, है ना। ए का ए के साथ में ही पेयर बनेगा, बी का बी के साथ में भी होमोलोगस पेयर बनेगा, डी का सिर्फ होमोलोगस पेयर जो होगा वो डी के साथ बनेगा। तो एंश्योर कौन करता है, ये PH1 जीन एंश्योर करती है, जो कि 5b क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है। आगे चलते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फिर से वही बात, इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग मियोसिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑक्योर्स, ठीक बात है, which leads to the genetic diversity among offspring। तो ये सही बात है, क्योंकि मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू जब गैमेट आगे फॉर्मेशन होता है, तो ये नई तरह की प्रोजेनी के लिए जो गैमेट्स रिक्वायर होते हैं, तो वो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आते हैं, और हम जानते हैं मियोसिस में ही रिकॉम्बिनेशन होता है। फिर लिखा हुआ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ड्यूरिंग द प्रोफेज फेज ऑफ मियोसिस वन। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो और ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक बात है। एक क्वेश्चन है आगे कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी एंड पिस्टलेट कंडीशंस हैव इफेक्ट इन कॉमन, दे प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि ये मैकेनिज्म क्या है, ये क्रॉसिंग को, क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर करती हैं, ठीक बात है। फिर लिखा हुआ है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी आर यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन व्हाइल पिस्टलेट कंडीशन इज यूज्ड इन द इनब्रेड डेवलपमेंट। ठीक है। तो इनका ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं लग रहा है हमें, ठीक बात है ना, क्योंकि पिस्टलेट कंडीशन को कैसे आप इस तरह से वो करोगे। तो इसका क्या हुआ कि स्टेटमेंट्स तो ठीक है, लेकिन जो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये बियॉन्ड है ना, क्योंकि ये काम में आते हैं बट इसका रीजन नहीं हो सकता, ठीक बात। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आगे इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।